नमस्कार। जरा सोचिए, साल है 1946। सदियों की गुलामी खत्म हो रही है, लेकिन हवा में आजादी की खुशी के साथ साथ बंटवारे का डर भी है। एक नया देश बस जन्म लेने ही वाला था, और उसे बनाने का जो पहला कदम था ना, वो शायद इतिहास का सबसे मुश्किल कदम साबित होने वाला था। 40 करोड़ लोग, ये सिर्फ एक नंबर नहीं था, ये तो एक ऐसी पहेली थी जिसमें हजारों भाषाएं थीं, अलग अलग धर्म थे और सैकड़ों रियासतें थीं। इन सब को एक धागे में पिरोना असल में यही सबसे बड़ी चुनौती थी। और यही सबसे बड़ा सवाल था कि भाई 40 करोड़ लोगों के लिए एक रूल बुक, एक संविधान कैसे लिखा जाए, एक ऐसा डॉक्यूमेंट जो सबको मंजूर हो और देश को एक साथ जोड़कर रख सके। सच कहूं तो ये काम लगभग नामुमकिन सा लग रहा था। तो ये बात है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के ठीक बाद की। दुनिया बदल रही थी और भारत में माहौल एकदम गर्म था। अंग्रेज अपना बोरिया बिस्तर बांध रहे थे, लेकिन पीछे एक ऐसा देश छोड़ रहे थे जो अंदर से टूट चुका था। मतलब दांव पर सिर्फ आजादी नहीं थी, भारत का वजूद था। तो सीन कुछ ऐसा था, एक तरफ ब्रिटिश साम्राज्य का सूरज कह सकते हैं डूब रहा था, और दूसरी तरफ भारत की किस्मत का पन्ना जो बिल्कुल कोरा था, और इससे भरने की जिम्मेदारी अब हमारे अपने नेताओं के कंधों पर थी। तो सबसे पहली चुनौती क्या थी? वो थी अंग्रेजों का छोड़ा हुआ एक प्लान। देखिए, वो बस ऐसे ही नहीं जा रहे थे, बल्कि भारत के भविष्य की सरकार के लिए एक पूरा खाका छोड़कर जा रहे थे। इसका नाम था कैबिनेट मिशन प्लान। कहने को तो ये पावर ट्रांसफर का एक 3 लेवल का प्लान था, पर असल में ये इतना कॉम्प्लेक्स और कंट्रोवर्शियल था कि इसी ने आगे जाकर सबसे बड़े झगड़े की नींव रख दी। और इस पूरी पॉलिटिकल डिबेट की जड़ में बस एक ही सवाल था, केंद्र सरकार यानी सेंट्रल गवर्नमेंट को कितनी पावर मिलनी चाहिए? क्या एक मजबूत सेंटर होना चाहिए जो पूरे देश को कंट्रोल करे, या राज्यों को ज्यादा आजादी मिलनी चाहिए? और बस इसी सवाल पर भारत की 2 सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टियां आमने सामने थीं। एक तरफ थी इंडियन नेशनल कांग्रेस, जो चाहती थी एक स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट ताकि देश एक रहे, और दूसरी तरफ थी मुस्लिम लीग, जो प्रोविंसेस के लिए ज्यादा से ज्यादा आजादी चाहती थी। उनको डर था कि एक पावरफुल सेंटर कहीं माइनॉरिटीज की आवाज को दबा ना दे। इन्हीं मतभेदों के बीच संविधान लिखने के लिए एक असेंबली बनाई गई, जिसे हम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कहते हैं। लेकिन कहानी में ट्विस्ट ये था कि इसने अपने पहले ही दिन एक बहुत बड़े संकट का सामना किया। सब कुछ बहुत तेजी से हुआ। देखिए, जुलाई 1946 में असेंबली के लिए इलेक्शन हुए। 9 दिसंबर को पहली मीटिंग हुई, और सिर्फ 2 दिन बाद 11 दिसंबर को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इसका प्रेसिडेंट चुन लिया गया। ये डेट्स आगे चलकर इतिहास बदलने वाली थी। उस जमाने के सबसे तेज दिमाग सब उस हॉल में जमा थे, एक नए भारत का भविष्य लिखने के लिए। लेकिन एक प्रॉब्लम थी, कुछ कुर्सियां खाली थीं, और उन खाली कुर्सियों की वजह वो था मुस्लिम लीग का एक फैसला। उन्होंने असेंबली को बॉयकॉट कर दिया था। उनका कहना था, ये एक ब्रिटिश प्लान है, हम इससे बिल्कुल बंधे हुए नहीं हैं। सोचिए, इस एक फैसले ने सब कुछ दांव पर लगा दिया। और यहीं से वो बड़ा सवाल खड़ा हो गया कि जब देश की एक इतनी बड़ी पार्टी है ही नहीं, तो क्या ये असेंबली सच में पूरे भारत की आवाज हो सकती है? मतलब इसकी लेजिटिमेसी पर, इसके वजूद पर पहले ही दिन से सवाल उठने लगे थे। अब इस पूरे कंफ्यूजन और संकट के माहौल में जवाहरलाल नेहरू ने एक बहुत ही बोल्ड स्टेप उठाया। उन्होंने फैसला किया कि वो देश के गाइडिंग प्रिंसिपल्स, मतलब देश किन उसूलों पर चलेगा, ये सबको बताएंगे। तो 13 दिसंबर 1946 को नेहरू ने असेंबली के सामने ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन पेश किया, और उनके शब्द कुछ ऐसे थे, ये जो प्रस्ताव मैं आपके सामने रख रहा हूं, ये एक प्रतिज्ञा की तरह है, ये एक घोषणा है, एक दृढ़ संकल्प है, एक वादा है, आने वाले भारत का वादा। तो इस वादे में था क्या? ये वादा था एक आजाद सॉवरेन रिपब्लिक का। ये वादा था हर किसी को सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जस्टिस देने का। वादा था सोचने, बोलने और किसी भी धर्म को मानने की पूरी आजादी का। और सबसे जरूरी, ये वादा था कि माइनॉरिटीज और जो पिछड़े वर्ग हैं, उनके अधिकारों की पूरी तरह से रक्षा की जाएगी। मतलब ये सिर्फ एक डॉक्यूमेंट नहीं था, ये आने वाले संविधान की आत्मा थी, उसका सोल था। चारों तरफ जो भी उथल पुथल चल रही थी, उसके बीच ये उम्मीद की एक किरण की तरह था। एक साफ ऐलान था कि भारत कैसा देश बनने जा रहा है। तो अब तक हमने देखा कि शुरुआत कितनी ज्यादा उठापटक वाली थी, टकराव भी थे, अनिश्चितता भी थी, लेकिन इन सब के बीच एक मजबूत इरादा भी था। तो पूरी कहानी को अगर हम 3 स्टेप्स में देखें तो क्या हुआ? पहला, अंग्रेजों का एक प्लान आया। दूसरा,
उस प्लान पर एक असेंबली बनी जो पहले ही दिन से बटी हुई थी। और तीसरा, इन सारी मुश्किलों के बावजूद देश के लिए एक बहुत ही सॉलिड विजन सामने रखा गया। और फाइनली जनवरी 1947 में उस ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन को बिना किसी विरोध के पास कर दिया गया। मतलब एक नींव रखी जा चुकी थी। संविधान बनाने की तरफ पहला और शायद सबसे जरूरी कदम कामयाबी से पूरा हो चुका था। तो संविधान की आत्मा, उसका सोल तो तय हो गया था, पर सवाल यह था कि इसका शरीर कैसे बनेगा, इसके नियम कानून, इसका पूरा स्ट्रक्चर, इसका ढांचा, वो कैसे तैयार होगा। ये कहानी का अंत नहीं था, बल्कि एक नई और शायद इससे भी बड़ी चुनौती की शुरुआत थी।